साथियों, बड़ा खुशी का दिन है। भैया जो भी बात कर रहे हैं प्लीज, जब भी कहीं जाट समाज का मंच और जाजम सजे, 365 दिन हम हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बिरादरी के लिए, हम बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं। साथियों, सिर्फ एक दिन में से आपसे एक दिन मांगते हैं, और एक दिन में से भी मात्र 5 या 6 घंटे उस कार्यक्रम में भी आकर के हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करने लग जाते हैं। साथियों, किसी भी मंच के वक्ता के माध्यम से हो सकता है किसी नौजवान युवा के भविष्य की बुनियाद लिखी जाए, हो सकता है किसी के उद्बोधन से कौन सी नई जिंदगी का रास्ता निकल जाए। इसलिए मंच पर जो भी वक्ता भाषण दे, आप उसको भाषण ना समझ करके, जिस तरीके से आप किसी कुंभ में जाते हो, कभी गीता के प्रवचन सुनते हो, साथियों हो सकता है वो आपके जाट के बेटे और बेटी के लिए गीता के प्रवचन से भी बढ़कर के यहाँ के उद्बोधन हो सकते हैं। इसलिए एक दूसरे से संवाद नहीं करके इस मंच की गरिमा को बनाए हुए इसकी बात सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश के गांव देहात से निकल करके जो बिरादरी आज इस सभागार में पधारी है, उस तमाम जाट सरदारी के चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूं। साथियों, बेशक मेरी बात थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन साथियों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब मेरी बात समाप्त होगी, जब आप शाम की संध्या को अपने घर की तरफ चलोगे, एक विश्वास लेकर के चलोगे कि आज हिसार में जाट संसद, जाट समाज का पावन संगम हुआ, हम हमारे बच्चों के लिए कुछ नई चीज लेकर के घरों की तरफ कूच करेंगे। इसलिए तमाम इस हरियाणा प्रदेश की जाट सरदारी का पिछले 10-15 सालों से मुझे बड़ा लाड प्यार और स्नेह मिलता आया है। साथियों, मैं राजस्थान के सुदूर ग्रामीण अंचल से निकल करके जुलाई 2007 में राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए आया। मैंने भी सपने सजोए थे, मैंने भी बहुत से ख्वाब सजोए थे कि मैं भी आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन करके, बिजनेसमैन बन करके, किसी कंपनी का एमडी सीएमडी बन करके 36 कोमर बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में नई लकीर खींचने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथियों, जुलाई 2007 से जुलाई 2008 तक मैं जिस शिक्षा के मंदिर में पढ़ने के लिए गया था, और आज फिर से एक शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूं। एक साल के समय में हर दूसरे तीसरे दिन मेरे कभी सीनियर साथी का, कभी जूनियर साथी का मेरे पास फोन आता कि पलसानिया जी, आज खन्ना जी, गुप्ता जी, चटर्जी, बनर्जी, द्विवेदी जी की जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आप बड़े जोश और जुनून के साथ में उस कार्यक्रम में पूरी टीम के साथ में जाते, कभी खन्ना जी की जयंती मनाजे, कभी गुप्ता जी की भी मुखर्जी की, और 36 कौम के मान सम्मान देते हुए हम हॉस्टल में चले जाते। बड़ी खुशी होती कि आज हमने उस व्यक्ति की जयंती मनाए, आज उसकी पुण्यतिथि मनाए। यह सिलसिला लगातार 1 साल तक चला। जुलाई 2008 मेरे सामने थी, मैं हॉस्टल में पढ़ता था। एक दिन मेरे दिल और दिमाग में विचार आया, चिंतन और मनन आया कि जिस शिक्षा के मंदिर में 36 कौम के बिरादरी के मान सम्मान, स्वाभिमान की बात, तो उस सामाजिक भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करने की शिक्षा की पहल जिस विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में की जाती हो, उस शिक्षा के मंदिर के अंदर मेरी बिरादरी के साथ में भेदभाव किस रूप में किया जाता है। 1 साल में मैंने किसी भी जाट महापुरुष की ना जयंती मनाई, ना पुण्यतिथि मनाई, ना किसी मेरे सीनियर साथी का मेरे पास फोन आया कि पलसानिया जी, आज चौधरी देवीलाल चौधरी, चरण सिंह, महाराजा सूरजमल भगत सिंह की आज जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा है। मैं चिंतित हुआ, विचलित हुआ। मैंने उस दिन संकल्प लिया जुलाई 2008 में कि 1 साल का समय गुजार दिया, 36 कौम के भाईचारे की बुनियाद की बात करी, लेकिन आने वाले समय में मैं दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में जाऊं, कॉलेज में जाऊं, यूनिवर्सिटी में जाऊं, किसी एक भी जाट महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि कभी खाली नहीं जाने दूंगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं घमंड और नाच के साथ कह सकता हूं,
2024 आपके सामने है। मैंने किसी एक भी जाट महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि पिछले 15-20 सालों में कभी खाली नहीं जाने दी। साथियों, हम 36 कौम के बीच में रहते हैं, उसके बुनियाद की बात करते हैं, सामाजिक भाईचारे को पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन जब शिक्षा के मंदिर के अंदर बैठ करके हमारी कौम और बिरादरी के साथ षड्यंत्र रचे जाते हो, हमारे कौम के महापुरुषों को नजरअंदाज किया जाता हो, कोई जाट का बेटा निकल करके उस 36 कौम की बात कैसे करेगा, उस 36 कौम के भाईचारे की बात कैसे करेगा। मैंने शुरुआत करी 20, 50, 100, 200, 400, 2.5, 3, 4 हजार, 5 हजार लोगों को राजस्थान प्रदेश में 2018 में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे कभी जयंती का, कभी पुण्यतिथि के कार्यक्रम किए, और 2015 तक पूरे प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम जयंती और पुण्यतिथि को करके 36 कौम के लोगों को इकट्ठा करते, जाट समाज का इतिहास बताने के प्रयास करते कि जिस जाट के बेटे ने जाटनी की कोख में जन्म लिया, उसने 36 कौम की बात करी, 36 कौम का नेतृत्व किया, दूर दराज के ग्रामीण अंचल में बैठे व्यक्ति का नेतृत्व किया। उस परंपरा को मैंने 2015 तक निभाने का प्रयास किया। जब मैंने 2013 में जर्नलिज्म और मास मीडिया में एडमिशन लिया, 2010 में एक राजस्थान में बहुत बड़ा जाटों का सम्मेलन हुआ था साथियों, 20-50 हजार लोग इकट्ठे हुए। मैं भी बड़े जोश और जुनून के साथ में 250-300 लोगों को लेकर के उस कार्यक्रम में गया। दूसरे दिन मैंने अखबार उठाया, मैंने कोशिश करी कि पूरी राजस्थान प्रदेश का जाट राजस्थान की राजधानी जयपुर में इकट्ठा हुआ है, बड़ी बड़ी खबरें छुपी होगी, समाज के इतिहास की बात होगी, भविष्य की बुनियाद की बात अखबारों में हुई होगी, लेकिन साथियों बड़ी तकलीफ के साथ में कहना पड़ता है 15 से 20 लाइनों में अखबार के बीच वाले छोटे से कॉलम में आपके उस इतने बड़े सम्मेलन को समेट के रख दिया। शुरू से बचपन से बड़े बड़े लोगों में बैठने की रुचि थी, पढ़े लिखे लोगों के पास में मार्गदर्शन लेने की रुचि थी। मैंने लोगों से पूछा, बिरादरी के मोजीज लोगों से, कि जी ऐसा क्यों हुआ। उन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि बेटा, जिनके हाथ में कलम है, कैमरा है, वहां आपकी बिरादरी के लोग कहां बैठे हैं। अगर आपकी बिरादरी के लोग उस प्रोफेशनल में, उस फील्ड में होते तो आपकी खबरें भी बड़े बड़े फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे छपती, लीड लाइन लगती, बाई लाइनें खबरें छपती। मैं उस बात से पीड़ित होकर के 2013 में मास मीडिया और जर्नलिज्म की हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर मीडिया की पढ़ाई के लिए अपने एडमिशन लिया। मेरी इच्छा हुई कि जो डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में 1952 में बना, मेरे से पहले जाट समाज के कितने बेटे बेटियां इस शिक्षा के मंदिर इसमें मास मीडिया की पढ़ाई कर करके निकले। साथियों बड़ी तकलीफ के साथ में कहना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट 1952 में बना, 2013 तक मात्र 5 विद्यार्थी उस शिक्षा के मंदिर से जर्नलिज्म की पढ़ाई करके जाट के बेटे निकलते हो। सोच सकते हो आपकी समाज की हालात है। मैंने उन 5 की जांच पड़ताल करी कि कहाँ है, किस हालात में है, कहाँ वो काम कर रहे हैं। एक मेरी बहन थी नेहा चौधरी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है आज भी, और बाकी के 4 किसी प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। यह आपकी बिरादरी की हालात है। मैंने प्रयास किया, जो भी मेरे साथी आज भी मुझे कोई फोन करता है कि मुझे हायर एजुकेशन में क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहली सलाह देता हूं कि मीडिया का फील्ड बहुत बड़ा है, आप इसमें अपना प्रोफेशनल में काम करो, कहीं भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके लिए हरदम तैयार खड़ा हूं। मैंने पिछले 5-6 सालों में कम से कम 50-60 ऐसे युवा साथियों को उस फील्ड में ले जा करके खड़ा कर दिया। जो जाट संसद की इंग्लिश मीडिया में, बंगाली की मीडिया में, तमिल तेलुगु में भी खबरें छपती है, तो आपके बेटे ने उस प्रोफेशनल को जिया, उस प्रोफेशनल में काम किया, ऐसी फौज तैयार कर दी कि दुनिया के हर कोने में जाट संसद की खबरें इसलिए छपती है कि आपके बेटे ने वो काम करने का प्रयास किया। जब साथियों सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, एक दिन फिर मेरे से दिल और दिमाग में विचार आया कि जब तक आप कितने ही बड़े बड़े सम्मेलन कर लो, कितनी बड़ी सभाएं कर लो, बहुत बड़े बड़े नेता सम्मेलनों में आते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं। आज तो मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि आचार संहिता लगी है, वो मंडली, वो फौज या नहीं नजर आई, बड़ा गला साफ करके जाते सारे के सारे लोग, और फिर अगले सम्मेलन में उनका फोन आता, जी पलसानिया जी कब बुला रहे हो। आज बिरादरी का मंच सजा,
सामाजिक लोग इस मंच पर बैठे हैं, वो लोग हैं जो आपके सुख दुख की बात करते हैं, आपके भविष्य की बुनियाद की बात करते हैं, आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं। यहाँ जितने भी सामाजिक लोग बैठे हैं, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक फोन और एक संदेश पे सबने आकर इस मंच की शोभा बढ़ाने का काम किया। हमने प्रयास किया कि जब तक आप जाट समाज के इतिहास को संकलन नहीं करोगे, अभी मेरे बड़े भाई अजय नैन जी ने आपसे कहा कि छोटू राम जी की किताब सोनीपत में मुझे ढूंढने से नहीं मिली। साथियों, ये पीड़ा अजय नैन की नहीं है, पलसानिया की नहीं, सोनिया देशवाल की नहीं, नवीन नैन की नहीं, मनु चौधरी की नहीं, अंतिम छोर में बैठे हर जाट के बेटे की पीड़ा है कि जाट समाज के इतिहास का ना संकलन हुआ, और डिजिटल करने की तो 2 लाखों कोसों दूर तक की बात है। मैं जिस प्रोफेशनल से जी करके मास मीडिया से निकला, मैंने हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, मास मीडिया से 4-4, 5-5 सब्जेक्टों से मास्टर डिग्री, मैंने LLB की से ग्रेजुएशन किया। अभी मास मीडिया और जर्नलिज्म से अभी 2, 3, 4, 6 महीनों में मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी। तमाम दुनिया की एजुकेशन लेने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जब तक आप अपने समाज का इतिहास का संकलन नहीं करोगे, जब तक आप अपने इतिहास की महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां नहीं मनाओगे, आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बताओगे, तब तक आप कितने ही बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे लो, कितने ही बड़े बड़े सम्मेलन कर लो, किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं उन कार्यक्रमों का। साथ में उस बात से प्रेरित होकर के 25 दिसंबर 2017 को राजस्थान प्रदेश में एक हमने घोषणा करी, गांव-गांव गलियों में घूमे, महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। 25 दिसंबर 2017 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2,500-3 हजार लोगों को इकट्ठा करके महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाया, और उस दिन घोषणा करी कि महाराजा सूरजमल के इतिहास को डिजिटल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। साथियों, घोषणा कर दी। मैं उस फील्ड से निकला हुआ व्यक्ति का, मुझे पता था कितना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना धन चाहिए। किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्री जो तैयार होती है, दिल्ली और बॉम्बे के सेंसर बोर्ड से पारित होती है, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लागत कम से कम लागत आती है 20 से 25 लाख रुपए। मैं छात्र राजनीति में था, बचपन से सक्रिय भूमिका में रहा, स्टूडेंट यूनियन में बड़े स्तर पे काम किया, और जब मैं स्टूडेंट यूनियन में काम करता था, पढ़ाई मेरी चल रही थी, उस दौर में हमने घोषणा कर दी कि सूरजमल जी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। जब शाम को उसका कोटेशन तैयार किया गया, 20 लाख रुपए प्लस वो कोटेशन चला गया। सोचा कैसे काम होगा, बिरादरी के सामने संकल्प ले लिया, घोषणा कर दी। लेकिन साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब आप बिरादरी के लिए तन मन धन से काम करते हो, साफ नियत से काम देते हो, बिरादरी का सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने मैं स्वयं खड़ा हूँ। पिछले 15-20 सालों में दुनिया के किसी भी कोने में गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का और कैबिनेट मंत्रियों का वो स्वागत नहीं होता जो आपके बेटे का स्वागत होता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पिछले 15 सालों में आपके बेटे ने, आपके भाई ने वो काम करने का प्रयास किया, पूरी देश और दुनिया में इस बिरादरी को जोड़ने का प्रयास किया। और 13 मई 2018 को दिल्ली का विज्ञान भवन, जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, तमाम इंटरनेशनल देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आकर के विज्ञान भवन में खड़े होकर के 36 कौम की बात करते, पूरी दुनिया को जोड़ने की बात करते हैं, आपके बेटे ने वो विज्ञान भवन बुक करा करके पूरी दुनिया की जाट सरदारी को 13 मई 2018 को विज्ञान भवन में बैठा दिया। इससे पहले कोई जाटों का कार्यक्रम विज्ञान भवन में नहीं हुआ था। हिंदुस्तान भर से लोग आए, 1000-1500 लोगों का कार्यक्रम था। जब मैंने बिरादरी के लोगों को कॉल किया, मैसेज किया, और एक कॉल मैसेज पे बिरादरी के लिए पूरी दुनिया का जाट विज्ञान भवन में 13 मई 2018 को पहुंच सकता है, मेरे उस दिन विश्वास पैदा हो गया कि इस बिरादरी के लिए काम करे तो पूरी दुनिया उस सलाम करती है। और साथ ही उस दिन कसम खा करके निकला था कि विज्ञान भवन का जो सबसे बड़ा हॉल है, एक दिन फिर से इस जाट बिरादरी को उसमें बैठाने का प्रयास करेंगे। हमने घोषणा करी 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में जाट संसद लगेगी, पूरी दुनिया का जाट आएगा। और हमने घोषणा कर दी कि 55 देशों के जाटों को विज्ञान भवन में बुलाएंगे। उस दिन मेरे मात्र मोबाइल में 5 देशों के लोगों के नंबर सेव थे। कोई मेरे साथ पढ़ा था, कोई बिजनेस में साथ ही था, और कोई किसी ना किसी सहयोगी के रूप में मिला था। 5 लोगों के नंबर मेरे मोबाइल में थे। टारगेट रख दिया 55 देशों का, कैसे पूरा होगा। साथियों, जब एक दूसरे से संवाद हुआ,
किसी से मेल पे, किसी से व्हाट्सएप पे, किसी से सोशल मीडिया पे 1 मार्च 2020 को शाम की संध्या को जो 55 देशों का टारगेट था, 62 देशों के जाट विज्ञान भवन में खड़े हुए अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चाएं करी। 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव के जाटों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज भाई भवानी सिंह करमारा से पूछना, आप सब लोगों को इकट्ठा करने में पिछले 3-4 महीनों की कितनी बड़ी मेहनत है। आपके बेटों ने 1 मार्च 2020 को 62 देशों के जाटों को विज्ञान भवन में बुला दिया, और वो राजनीतिक लोग सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो आपकी कौम का नेतृत्व करते हैं, उन सारे राजनेताओं को मंच पर ला करके बिठा दिया, जो एक दूसरे को सांप और नेवले की तरह देखते हैं। आप लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा, पूरी दुनिया ने उस कार्यक्रम की सराहना की, और आपकी बिरादरी की जो जय जयकार विज्ञान भवन से होकर के निकली, पूरी दुनिया ने उसकी प्रगति की शोहरत को देखा। उन सारे राजनीतिक और सामाजिक लोग एक मंच पर, एक जाजम पे आकर के बैठ गए। लोगों ने कहा जी इस व्यक्ति को कैसे मंच पर लेटाए, तो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। जब आप सामाजिक काम बड़े स्तर पर करते हो, राजनीतिक लोगों की लकीर बहुत छोटी होती है, वो खुद भगे भगे आपके बीच आकर के बिरादरी में बैठने का प्रयास करते हैं। हिम्मत होनी चाहिए आप में समाज और बिरादरी के काम करने की। साथी, जब 1 मार्च को कार्यक्रम संपन्न हो गया, 20 मार्च को पूरी दुनिया में कोविड-19 वैश्विक महामारी आपके बीच में आ चुकी थी, लॉकडाउन लग चुका था। हर गांव देहात में, पूरे शहरों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पूरी दुनिया घरों में कैद हो चुकी थी। उस दौर में कभी मेरे सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल से, कभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से, कभी जयपुर, जोधपुर, नागौर से फोन आते। किसी माँ फोन पर होती, किसी का बाप फोन पर होता है, किसी का भाई फोन पर होता है, पलसानिया जी मेरी 22 साल की नौजवान बेटी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे खड़ी है, मेरा बेटा उस कंट्री में, उस प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, एटीएम बंद हो चुके हैं, हॉस्टल कॉलेजों से बाहर निकाल दिया गया है। 22 साल की, 23 साल की, 18 साल की नौजवान बेटे बेटियां वहां पर विदेशों में खड़े हैं। साथियों, मुझे नाज नहीं, घमंड होता है इस बिरादरी के ऊपर कि जब वो 7 समंदर पार से विज्ञान भवन में जो 62 देशों के जाट आए, मैंने कॉल किया, मैसेज किया, उन बाप के भाइयों ने 7 समंदर पार आपकी कौम की उस इज्जत को, आपके कौम के उन बेटे बेटियों को 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीना भरे उस लॉकडाउन में घरों में रखा। किसी ने बहन बना करके, किसी ने बेटी बना करके, किसी ने बेटा बना करके। अगर सोची वो जाट संसद का कार्यक्रम विज्ञान भवन में नहीं होता, आपके बिरादरी की इज्जत के साथ में उन 7 समंदर पार विदेशों में किन हालातों से गुजरना पड़ता। इसलिए बहुत से लोग हमारे पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि पलसानिया जी नेता बनने के लिए, पलसानिया जी मंत्री बनने के लिए प्रोग्राम करते हैं, उसको लूट गए, उसको खा गए। साथियों, 15 साल हो गए, बहुत से लोग, मैं यहाँ पर कम से कम 70-80% जितने लोग बैठे, व्यक्तिगत नाम से सब लोगों को मैं जानता हूँ, और वो भी मुझे जानते होंगे। साथियों, पिछले 15 साल से अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके आपकी सेवा में, इस बिरादरी के सम्मान बढ़ाने के लिए 15 साल से लगे हुए। साथियों, फिर भी मेरे भाई फेसबुक पे 300 रुपये का रिचार्ज करके गालियां देने का काम करते हैं। कभी आकर के ये नहीं पूछते भाई साहब किन हालातों में जीते हो, किन हालातों में रहते हो। पिछले 3 दिनों से जिस प्रदेश में, जिस जिले में मैं खड़ा हूँ, किन हालातों से हम गुजरे हैं। यहाँ पर मेरे बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र सियाग सामने बैठे हैं, ओपी सांगवान जी यहाँ बैठे हैं मंच पर, और तमाम इस यूनिवर्सिटी का जो जाट समाज के जो मेरे भाई हैं, बड़े हैं, वो जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। भवानी सिंह किरमारा से जाकर के 3 दिनों में किन हालातों से हम यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन फिर भी आप आते हो, ये फोटोएं देखोगे, बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ, उसके पर्दे के पीछे की घटनाओं को आप भी नजरअंदाज मत करो। साथियों, वो घटनाएं आपके बिरादरी को मजबूत करने की घटनाएं होती है, आपके बेटे बेटियों को नेतृत्व पैदा करने की घटनाएं होती है। आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरे भाई, अगर मैं आज से 15 साल पहले ये सामाजिक काम नहीं करके, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, मेरी विधानसभा में 1,10,000 जाट समाज के वोट हैं, और जिस लोकसभा से आते हूँ 7.5 लाख उस लोकसभा में जाटों के वोट है। ये काम यहाँ नहीं करके वहाँ करता, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम 150 देशों के जाटों को कभी चंडीगढ़, कभी जयपुर, कभी बेंगलोर, कभी अहमदाबाद, कभी मेरठ, कभी हिसार में बुला सकते हैं। 20,000 का सम्मेलन
पंचकुला में कर सकते हैं 20-25 हज़ार का सम्मेलन, मेरठ में, बेंगलोर में। आप सोच नहीं सकते साउथ इंडिया में मेरा छोटा भाई ये रामनिवास ककड़ावा है। जब मैं 4 महीने बेंगलोर में गया, गांव गलियों में घुमा, भाई को साथ लिया, पूरी टीम को साथ लिया, 20-25 हज़ार लोग बेंगलोर में इकट्ठे हो गए जाटों के, जाट संसद में। जब साथियों इतनी बड़ी तादाद में अहमदाबाद में गए, 8.5 लाख जाट समाज के अभी चैल साहब, रामफल जी चैल जो मेरे पिता के समान है, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, उन्होंने पटेल समाज की बात करी, चौधरी साहब। और 8.5 लाख जाट समाज के लोग हैं जो गुजरात में आजना जाट और चौधरी के नाम से मशहूर है। जब उनके बीच में गए, 20,000 लोग वहां इकट्ठे कर दिए। आपका बेटा एमएलए एमपी की तैयारी करता, एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोट होते हैं, किसी को चाचा, किसी को फूफा, किसी को ताऊ, किसी के सुख में, किसी के दुख में जाता, एक बार हार जाता, दोबारा कोई माई का लाल नहीं था मुझे एमएलए बनने से रोक सकता था। लेकिन उस संघर्ष को, उस सुख सुविधाओं को, उस प्रोटोकॉल को छोड़ करके इस बिरादरी की सेवा करने के लिए आए, और फिर भी लोग गालियां देते हैं। एमएलए बन जाता, तीसरी बार में सांसद बनकर देश की पार्लियामेंट में बैठकर इस कौम के हक अधिकार की बात करते। लेकिन साथियों, मैं एमएलए बन जाता, एमपी बन जाता, आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, बहुत से लोग एमएलए बने, एमपी बने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने। 75 साल कितने सैकड़ों की तादाद में आपने एमएलए एमपी बना दिए, उन लोगों ने क्या कर लिया? एक मैं भी बन जाता, मैं क्या कर लेता? जो काम ये बिरादरी के लिए कर दिया, एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ। 2017 में जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निमंत्रण देने के लिए मैं चेन्नई गया, चेन्नई में जाट समाज की बहुत बड़ी तादाद, आपको नहीं पता, मुझसे पता है, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ। जब मैं बाई ट्रेन चेन्नई से जयपुर आ रहा था, एक जैन समाज की फैमिली मेरे बगल में बैठी थी, चर्चा हुई, संवाद हुआ, 2.5-3 घंटे में परिवार की तरह हमारा रिश्ता हो गया, भाईचारा बढ़ गया। जब शाम को 6-7 बजे के बाद एक व्यक्ति आके खाने का ऑर्डर लेने लगा, उसने कहा जी पलसानिए, कहा जी खाने का ऑर्डर दो। मैंने कहा जी 2 प्लेट हमारी कर देना। उस जैन साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पलसानिया जी आज खाना आप नहीं खिलाओगे, हम खिलाएंगे। मैंने पूछा जी आप भी तो भाई साहब इसी को ऑर्डर दोगे, आप कहाँ से घर से लाओ? उन्होंने कहा जी व्यवस्था हो जाएगी, आप टेंशन ना करो। मैं उस बात को नज़रअंदाज कर गया, भूल गया। 2.5-3 घंटे बाद में अगले स्टेशन पे एक भाई 20-25, उसकी पूरी फैमिली साथ में थी जैन समाज की, 20-25 पैकेट ले एक ट्रेन में भगा भगा व्यक्ति आया। उसने पता नहीं कैसे क्या मैसेज किया, आकर के उस जैन समाज के व्यक्ति के मेरे भाई का नाम पुकारा, उसने हाथ कर दिया मैं हूँ। उसने वो 25 पैकेट पकड़ाए और उसमें जो पेमेंट था, एक पर्ची लाया, वो पेमेंट उसने पैसा निकाल के उसको दिया। वो व्यक्ति 2 मिनट में उतर के चला गया। मैंने जैन समाज के उस व्यक्ति से पूछा, भाई साहब यह आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जानकार है? उसने कहा जी मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इस व्यक्ति से मिला हूँ। मैंने कहा जी फिर ये खाना कैसे लेके आ गया? अगली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सोचना, समझना और चिंतन और मनन करना कि वो लोग कहाँ खड़े हैं, आपकी बिरादरी कहाँ खड़ी है। उस व्यक्ति ने कहा जी हमने सामाजिक संगठन, सामाजिक नेटवर्क पूरी दुनिया में इस प्रकार का बना रखा है कि हमारे जैन समाज के किसी भाई को, किसी बेटी को, किसी भी नौजवान साथी को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, हम उस सोशल मीडिया पे, उस साइट पे, उस ग्रुप में वो मैसेज ड्रॉप करते हैं, अगले 15 मिनट में उस भाई को मदद पहुंच जाती है। आप सोचिए आपकी बिरादरी के क्या हालात है। उस बात से प्रेरित होकर के मैंने काम करने की शुरुआत करी कि पूरी दुनिया में घूमूंगा, गांव गलियों में जाऊंगा, इस बिरादरी के लिए वो भी नेटवर्क तैयार करूंगा। आज मैं नाज और घमंड के साथ कह सकता हूं, जो पौधा राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाया था, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, आज पूरी दुनिया में जाट समाज को, 36 कौम को फल देने के लिए, फूल देने के लिए, छाया देने के लिए तैयार खड़ा है। और साथियों आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब इस रूप में बिरादरी में काम हो, हर व्यक्ति को उसका सहयोग करना चाहिए, समर्थन चाहिए। लेकिन इस बिरादरी में किन हालातों से गुजरना पड़ता, आप बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हो। सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लेते हैं, शॉर्टकट लोकप्रियता के चक्कर में लोगों को टारगेट करके गालियां दी जाती है। वो नेता बनना चाहते, साथियों नेता बनने से नहीं, 15 साल तो मैं वो जूतियां घिसते फिर भी जाट नेता नहीं मानते। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा साथियों कि इस बिरादरी को किस रूप में किया जा सकता है, किस रूप में सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया जा सकता है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि जी आपका जाट आरक्षण में क्या योगदान है। जब राजस्थान में नहीं हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, साथियों मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां राजस्थान को, जाट को स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह रिजर्वेशन मिला है। मुझे जाट आरक्षण के लिए ना धरने की जरूरत है, ना प्रदर्शन की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्रदेश में मुझे आरक्षण मिला है।
और जाट आरक्षण का कितना बड़ा फायदा हो सकता है, ये पलसानिया से ज्यादा धरती पे कोई और व्यक्ति जान नहीं सकता उसके फायदे को। जब 2016 में हरियाणा में जाट बिरादरी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, आपका भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने 250-300 छोरे इकट्ठे करके राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे धरना इसलिए दिया कि मेरी कौम, मेरी बिरादरी आज हरियाणा में संकट में है, उत्तर प्रदेश में मुसीबत में है। उस बिरादरी को सामाजिक रूप से मजबूती देने के लिए मैंने वहाँ धरना लगाया। लगातार 11 दिन तक धरना लगा और लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपने जाट आरक्षण में आपका क्या योगदान है। मैयड़ आपके बगल में गांव है। 2016 में भाई साहब राजस्थान रोडवेज में बैठ करके मैं हिसार डिपो से उतर के इस मैयड़ के धरनों पे गया, लेकिन साथियों हमारी आदत नहीं है सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करने की, वाहवाही लूटने की। खटकर तोड़ तमाम हरियाणा में जितने हरियाणा के रहने वाले नेता हैं, जितने सामाजिक लोग हैं, पलसानिया उनसे ज़्यादा हरियाणा के गांव गलियों में घूम चुका है। एक एक जिला हेडक्वार्टर पे आप सब मेरे से वाकिफ हो। लेकिन साथियों इन बेबुनियाद आरोपों को लगाने की बजाय किसी के साथी हो सकता है आपको मेरे विचार पसंद नहीं, आपको मेरी स्टाइल नहीं, मेरा नहीं, किसी और साथी का साथ दे दो, लेकिन कम से कम टांग खींचने का प्रयास तो मत करो। जो एक नेटवर्क हमने विज्ञान भवन में 62 देशों का नेटवर्क बनाया, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 12 जून 2022 को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ। मेरा होम स्टेट था। अभी लोग बहुत से सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि वो राजस्थान में काम क्यों नहीं करते, वो राजस्थान में क्यों नहीं जाते। आप कभी पलसानिया जी की सोशल मीडिया उठा करके देख लो, दुनिया के 130 देशों के जाटों को राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुला करके बहुत से लोग उस कार्यक्रम में थे। नवीन थे, जयपुर की जाट संसद में नैन साहब थे, इनकी बेटी भी उस कार्यक्रम में थी। 130 देशों के जाटों को जयपुर में बुला लिया और वो लोग कहते हैं कि राजस्थान में काम क्यों नहीं करते। राजस्थान का जाट पिछले 20 सालों में जिस प्रगति के रथ पे है, जिस शिक्षा के प्रसार में है, साथियों मुझे घमंड होता है कि उस प्रदेश से मैं आता हूँ। मैं आपको आह्वान करने आया हूँ, जागृत करने आया हूँ कि राजस्थान के हर जाट के घर में बिजनेस और व्यापार ने दस्तक दे चुकी है, एजुकेशन ने दस्तक दे चुकी है। पूरी दुनिया में 50 जाट के बेटे IAS बनते हैं, अकेले 30 राजस्थान से आते हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2015 तक जाट समाज के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां 2015 तक हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुके। क्या मैं हरियाणा में आकर के काम नहीं कर सकता, मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के काम नहीं करता। यह क्षेत्रवाद और गोत्रवाद से बाहर निकल करके आपको पूरी दुनिया के जाट की बात करनी पड़ेगी, विश्व जाट एकता की बात करनी पड़ेगी। आपके नेताओं के, आपको समाज को हरियाणा का जाट, राजस्थान का जाट, उत्तर प्रदेश का जाट, दिल्ली के जाट बांट करके वो राजनीतिक लोग स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप उस क्षेत्रवाद की बात करोगे या उस गोत्रवाद की बात करोगे या पूरी दुनिया के जाट की बात करोगे, या आपको इस आधुनिक युग में अब सोचना पड़ेगा। और साथियों, जब हमने तमाम देशों में, पूरी दुनिया में घूम घूम करके हमने 13, 14, 15 अधिवेशन पूरी दुनिया की जितने भी जाट बाहुल्य स्टेट, उनकी स्टेट कैपिटल में जाट संसदों के अधिवेशन हो चुके हैं। अब हमने हिसार से शुरुआत करी है कि 30 डिस्ट्रिक्ट पूरे हिंदुस्तान में जाट बाहुल्य हैं। उन 30 के 30 डिस्ट्रिक्टों में ऐसे आज जैसे जाट संसद यहाँ हुई है, उस डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जाट सम्मेलन करेंगे। पिछले दिनों हमने घोषणा करी, बड़ी तकलीफ होती थी। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इस सामाजिक संतुलन को समझता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी जाट समाज की महिलाएं कार्यक्रमों में क्यों नहीं आती। हम बहुत प्रयास करते थे, पढ़ी लिखी महिलाओं के, प्रोफेसरों के, बहुत लोगों से वकील हो गए, तमाम मेरी बहनों के पास जाते थे, बड़ी खींच के लाने की कोशिश करते थे, लेकिन 10, 20, 50 से ज़्यादा कभी संख्या बढ़ नहीं पाई। इसलिए हमने पिछले 4, 5, 6 महीने प्रयास किया कि जाट संसद के कुनबे को बड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा। और हमारी बड़ी बहन सोनिया देशवाल जी ऐसे परिवार से आती है, अपना बिजनेस और व्यापार छोड़ के, स्काईलार्क एक बहुत बड़ा ग्रुप हरियाणा में, बड़ी कंपनी व्यापार है, उस परिवार की पुत्र वधू है। उस परिवार को छोड़ के, उस सामाजिक काम को छोड़ करके, व्यापार और बिजनेस को, अपने बच्चों को छोड़ करके आज आपके बीच में बैठी है। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरी तमाम दुनिया में अब हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। एक पूनम चौधरी आपके बीच में और बैठी है। पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में गया साथियों, 1 महीने ऑस्ट्रेलिया में घुमा। ये पूनम हमारे साथ में रही, हर शहर में गई, वहाँ की महिलाओं को जोड़ी, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करे।
एक जाट की बेटी होकर के पूरी दुनिया में जाकर के काम करने का प्रयास करे और फिर भी लोग टांग खींचने का प्रयास करते हैं। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, इन बहन बेटियों को जब इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, तब आप कैसे वो बहन बेटियां जो गांव में देहात में बैठी हो कैसे ख्वाब पालेगी, कैसे सपने सजोएगी, इस रूप में काम करने का प्रयास करेगी। जब हमारी बहन बेटियां मजबूत होगी, वो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकती है। मैंने महारानी किशोरी देवी का इतिहास पढ़ा है। होडल की बेटी, हरियाणा की बेटी, महाराजा सूरजमल की पत्नी, एक गरीब किसान की बेटी ने पूरी दुनिया में नजीर पेश कर दी। जब लाल किले की प्राचीर के ऊपर महाराजा सूरजमल की शहादत का बदला लेने के लिए महाराजा जवाहर सिंह ने जब दिल्ली के लाल किले पे आक्रमण किया, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राजा, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं साथियों, बहुत से राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ा, दिल्ली को मुगल काल में, आधुनिक काल में, अंग्रेज काल में आज तक किसी ने नहीं जीता। अगर किसी ने जीता, वो जाट का बेटा महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को जीता। और उसकी पत्नी ने अपने पति का बदला लेने के लिए अपने बेटे जवाहर सिंह को ले जाकर के लाल किले के गेट पे खड़ा कर दिया। और आज भी कभी भरतपुर जाओ तो अष्ट धातु के गेट जो अलाउद्दीन खिलजी ने, जब रानी पद्मिनी नहीं मिली, राजस्थान में एक चित्तौड़ जिला है, उस किले के गेट तोड़ करके लाल किले में लगा दिए थे। आपके बेटे ने, आपके भाई ने, जवाहर सिंह ने दिल्ली की विजय पताका के रूप में वो अष्ट धातु के गेट दिल्ली से उखाड़ करके भरतपुर में आज भी आपकी मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय देते हैं। और आप कहते हो कि आजादी के 75 और आज भी आप कहते हो कि हमारे लोग एमएलए, एमपी, सांसद, सरपंच बनने के लिए तरसते हैं। साथियों, आपकी बिरादरी का राज काबुल से लेकर के कांधार तक महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया हो, और आज आप एमएलए, एमपी और पार्षद बनने के लिए तरसते हो। आपके कौम के बेटे चौधरी देवीलाल ने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा राजनीति का उदाहरण दोबारा पैदा नहीं हो सकता जब पूरी देश की संसद में एक सुर और एक ताल में खड़े होकर के पूरे देश करके चुनकर जीत कर हुए सांसदों ने खड़े होकर के चौधरी देवीलाल के सिर पर प्रधानमंत्री की पगड़ी रख दी थी। चौधरी देवीलाल ने खड़े होकर के देखी आपकी कौम की त्याग, तपस्या, समर्पण को, और खड़े होकर के अपनी पगड़ी वीपी सिंह की सिर पर रख दिया और कहा, मैं तो देश का ताऊ रहना पसंद करता हूं, ये प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बना सकता हूं। इससे बड़ा त्याग कोई दुनिया में कर सकता है, इससे बड़ा त्याग, समर्पण कोई मिल नहीं सकता। और आज किस निराशा के भाव में आप लोग खड़े हो। मुझे तकलीफ होती है, चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगा रखी है, हम सामाजिक लोग हैं, हमें हमारे कौम के हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी, हमारे सामाजिक मूल्यों को आगे रखना पड़ेगा। लेकिन साथियों, 2024 आपके बीच में 10 साल हो गए, जहां देश की कैबिनेट में आपके हक अधिकार की बात की जाती हो, सामाजिक ताने बाने की बात की जाती हो, 36 कौम के बुनियाद की बात की जाती हो, उस देश की कैबिनेट में एक भी जाट का बेटा कैबिनेट मंत्री नहीं हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बिरादरी का कुछ हो नहीं सकता। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 5-5, 6-6 कैबिनेट मंत्री 1947 से लेकर के 2010 तक रहे। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री इस जाट कौम के अलग अलग प्रदेशों में हुआ करते थे। आज आप वार्ड पंच के लिए, एमएलए, एमपी के लिए तरसते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बिरादरी का कुछ हो नहीं सकता। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस रूप में मैं काम करे। जब सामाजिक लोग कोई करवट लेते हैं, मैंने बहुत से आंदोलनों का इतिहास पढ़ा, बहुत सी क्रांतियों का इतिहास पढ़ा, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, क्षणिक बदलाव करते हैं। 2 महीने, 4 महीने में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगर कोई विचार क्रांति पैदा करती है और कोई विचार क्रांति मजबूत होती है, वो पूरी दुनिया को बदलने का मादा पैदा करते हैं। जो विचार 2010 में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर के निकला, आज वो विचार क्रांति पूरी दुनिया में जाट समाज को फल देने के लिए, फूल देने के लिए तैयार खड़ी है। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप किन लोगों के मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हो। आपके बेटे, आपको बेटियों मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारों की जरूरत नहीं है। आपके बेटे बेटियों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, स्किल की जरूरत है कि वो आपकी कौम में, बिरादरी में पढ़ लिख करके पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है, पिछले 1 महीने से हरियाणा में घूम रहे हैं, जो 2 किले का जमींदार है, किसी के 5 किले हैं,
फॉर्चूनर स्कॉर्पियो लेकर के किसी के मुर्दाबाद किसी का जिंदाबाद हांटते फिर रहे हैं साथियों, आपको सोचना पड़ेगा जो मेरे युवा साथी है, कभी वह सूरजमल के लिए, छोटू राम के लिए, कभी चरण सिंह चौधरी देवीलाल के लिए, कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद के कार्यक्रम किए। पिछले 15 सालों के जाट संसद के इतिहास को भूल जाइए कि हम क्या थे और हमने क्या किया। पिछले 15 सालों में आपकी बिरादरी का किसी ने नेतृत्व किया, किसी ने आपकी समाज का कार्यक्रम किया, किसी आपकी समाज को पूरी दुनिया में जोड़ने का प्रयास किया, उसके बावजूद हमारे पर लोग आरोप लगाते हैं। आपको समझना पड़ेगा साथियों। और साथियों, जब कोई सामाजिक आंदोलन होता है, सामाजिक क्रांति होती है, बहुत से लोग साथ में जुड़ते हैं, बहुत से भाई बहन सहयोग देते हैं। मेरे साथ भी एक मेरा साथी है जो राजस्थान से आता है, मेरे साथ में सहयोगी बना। काफ़ी लंबे समय तक हमने साथ में काम करने का प्रयास किया। हमारे विचार एक थे, लेकिन जब बड़े काम करते हो वक्त के साथ में विचार बदल जाते हैं, वक्त के साथ में परिस्थितियां बदल जाती है, वक्त के साथ में बहुत सी घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से आपको अलग रास्ता अपनाना पड़ता है। और साथियों, उन परिस्थितियों की वजह से हमारे बीच में, दोनों भाइयों के बीच में कुछ विचार उसके बदल गए, कुछ विचार मेरे बदल गए, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनकी वजह से हमने एक नया रास्ता खींच लिया। और पिछले 1 महीने बाद में, शायद हमारे 8-6 महीने, साल भर होने वाली है, वो भाई अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, मैं अलग प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उस भाई को भी शुभकामनाएं है कि वो भाई जहाँ भी जिस भी मंच पर काम करे, मेरी बधाई और शुभकामनाएं है, अच्छा काम करे। लेकिन साथियों, एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के सहयोगी बनने का प्रयास करें। एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक खोख में पैदा होते हैं, वो भाई भी कभी साथ नहीं रह पाते, एक समय और वक्त के बाद में उनको भी अलग होना पड़ता है। हम 2 भाई भी अलग हो गए। बहुत सी जाट महासभा, एक महासभा थी, आज 200-250 महासभाएं बन गई। जाट समाज में पहले एक संगठन हुआ करता था, 2,500-3 हज़ार आज जाट समाज के संगठन हो गए। एक संगठन और बन जाएगा, एक व्यक्ति और नया काम करेगा, काम बने, संगठन बने, लेकिन बिरादरी के हक के लिए बने, बिरादरी के लिए सम्मान के लिए बने, बिरादरी के लिए काम करने के लिए बने। तो इस रूप में सारे लोग अगर किसी भी जगह काम करें तो उनको बधाई। और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ इस एपिसोड से अगर मेरे किसी भाई को है तो मैं इस मंच के माध्यम से क्षमा याचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई मेरे सहयोगी बन करके इस काम करने का प्रयास करेंगे। 1 साल हो गए, जनवरी 2023 के बाद में हम दोनों अलग हैं। मैं उसके बाद में मनु भाई, नवीन भाई, तमाम लोग मेरे साथी हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान का पहले भी भ्रमण कर चुका, जाट संवाद यात्रा लेकर के आज से 6 महीने पूरे हिंदुस्तान के सारे जिलों में हम घूम चुके हैं। अलग होने के बाद गांव देहात में चले गए, मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हो गई, भाई की कुछ और हो गई। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के गांव गली के जो भी अंतिम छोर का बेटा व्यक्ति जाट का बेटा है, उस तक इस संगठन को लेकर के जाऊं। पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में संगठन को गांव ग्रामीण इकाई तक लेकर के जाने का प्रयास है। आज से 75 या 100 साल पहले एक आरएसएस नाम का संगठन हिंदुस्तान में जन्म लिया था। 2 व्यक्ति थे और आज वो आरएसएस नाम का संगठन में, तो जो भी कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो भी अच्छा काम करे उसको बधाई देना चाहिए। आज पूरी दुनिया में आरएसएस ने किस रूप में अपनी शाखाएं फैला दी। हम भी सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं। हम इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट को, हो सकता है अगले वाले 10, 20, 50 साल बाद इस दुनिया में मैं रहूं या न रहूं, लेकिन कोई ना कोई जाट का बेटा फिर से पैदा होगा, वो इस जाट संसद का नेतृत्व करेगा और फिर से काम करने का प्रयास करेगा। और साथियों, एक तकलीफ और है, बहुत से लोग सामाजिक संगठन बनाते हैं और राजनीतिक रूप से मजबूती देते हैं, वो सामाजिक संगठनों को, उस राजनीति को अपनी वपोती समझ लेते हैं। मैंने 2010 में संगठन बनाया, अभी काम करने का मादा है, 10, 15, 20 साल और करूंगा। जब मैं काम करने की हिम्मत नहीं रहेगी, काम कर नहीं पाऊंगा, किसी और भाई को जो समाज में अच्छा काम करेगा, ये पगड़ी उसके सिर पर रख दूंगा। लेकिन साथियों, हमारी महासभाएं, हमारी सभाएं, हमारे जाट भवनों के क्या हालात है, एक बार कुर्सी के चिपक गया, जब तक वो जिएगा उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथियों, आज मैंने एक बहुत बड़ी पहल करी। मैंने 2.5-3 लाख लोगों की सभा का मैंने मंच का संचालन किया। मैं सुबह से शाम तक आपको यहाँ हिलने नहीं दूँ, लेकिन आज मैंने पहल करी। मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि कार्यक्रम में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन मैंने प्रयास किया कि जब तक मैं नई पौध नहीं लगाऊंगा, नए नेता पैदा नहीं करूंगा, कैसे जाट संसद का काम होगा, कैसे इस बिरादरी में नेतृत्व पैदा होगा। चौधरी देवीलाल ने गांव से अंगुली पकड़ पकड़ के एमएलए एमपी लोगों को बना दिया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, वक्त बदला और क्या हालात हो गए। नया नेतृत्व जाट समाज में कहाँ है? हिंदुस्तान में एक भी ऐसा जाट का बेटा जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से
आंख से आंख मिला करके आपके सुख दुख की बात कर सकता हो। हरियाणा में किसी जाट के बेटे को कोई तकलीफ हो जाए, है कोई जाट का बेटा जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से आंख से आंख मिला करके कोई बात करने वाला? 31 दिसंबर 2022 को आपका बेटा देश के प्रधानमंत्री के सामने जाकर के 75 मिनट तक बैठ करके संवाद करके आया, और वो भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सब लोगों ने फोटो देखी, लोगों ने कहा कि वो तो सेटिंग करने के लिए गए हैं, वो लोग तो ये करने लेके करके गए, अपने एमएलए एमपी का जुगाड़ करने गए। साथियों, जब हम देश के प्रधानमंत्री से मिल करके आए और जब उठ करके चलने लगे कि मैंने लिफाफा, एक ज्ञापन उनको दिया, सबसे पहले उसमें था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी मांग थी, देश की नई संसद लोकसभा में हिंदुस्तान के ऐसे महापुरुष महाराजा सूरजमल की प्रतिमा, बहुत से राजा महाराजाओं की प्रतिमाएं देश की संसद में लगी है, हमारे बेटे की भी वहां लगनी चाहिए। जाट आरक्षण के मुकदमे वापस होना चाहिए। जाट आरक्षण के दौरान जितने भी घटनाक्रम है उन पे जांच होनी चाहिए। दीनबंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम जी को सम्मान मिलना चाहिए। तमाम इस तरीके से 11 मुद्दे लेकर के गए, काफी पे हल चुका है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री, बहुत से लोग कहेंगे कि भारत रत्न हम लोगों ने दिलाया, हमने भारत रत्न नहीं दिलाया। 99% प्रयास आपके बेटों ने चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न के लिए प्रयास किया। 17 सितंबर 2023 को 1 अक्टूबर का मेरठ में कार्यक्रम था, आप सब लोगों ने देखा। उससे 10 दिन पहले हम देश के गृह मंत्री से मिले थे, हम बात करके आए थे कि देश के बहुत बड़े किसान नेता, जाट का बेटा देश का प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर जयंत चौधरी जी अगर पार्टी ज्वाइन भी नहीं करते, आपके बेटों ने वो हिम्मत, जज्बा, जुनून पैदा कर दिया था कि भारत रत्न देना पड़ता, और वो भारत रत्न की प्रयास था। और साथियों, एक चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया। तमाम ऐसे जाट के बेटे हैं जो उस पद के लिए, उस सम्मान के लिए हकदार हैं। दीनबंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम, 2 किले का ऐसा जमींदार जिसने गांव देहात में जन्म लेकर के पूरी दुनिया में किसान आंदोलन की क्रांति पैदा कर दी। पूरी दुनिया में जो आज जितने भी लोग सूट बूट पहन करके बैठे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के आप ऋणी हो तो दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम के हम सब लोग ऋणी है कि उनकी वजह से आज ये सूट बूट बैठ करके हम घूम रहे हैं। लेकिन साथ ही उनके सम्मान की कोई बात नहीं करता, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिल रहा? शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में जाट के बेटे ने हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया। हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। किसी जाटनी की खोक में भगत सिंह पैदा हो गया, ना जाने 23 साल की उम्र में कब फांसी के फंदे को चूम लिया। साथ ही सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा, फिर से चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, महाराजा सूरजमल पैदा करना पड़ेगा। आपके नेतृत्व पे पूरी दुनिया नाज और घमंड कर सकती थी, और पिछले 15 सालों से आपका नेतृत्व संकट में है, आपका भाईचारा संकट में है, आपकी बिरादरी मुसीबत में है, लेकिन किसी को पीड़ा नहीं है। कोई किसके साथ गठबंधन में मशगूल है, कोई किसके साथ सौदे पट्टी में मशगूल है। आप किस तरीके से अपनी बिरादरी के हक की बात करोगे साथियों? हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बिरादरी को सामाजिक रूप से किस रूप में आगे के लेकर के जाए, और तब तक लेकर के नहीं जा पाएंगे जब तक इस बिरादरी के हक की बात अंतिम छोर के व्यक्ति के दिल की बात को सुन करके नहीं करेंगे। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि साथियों, जो मुहिम जब लाल किले की प्राचीर से चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उस दिन हर गांव देहात में बैठे जाट के बेटे में दिल में एक विश्वास पैदा हो गया कि मेरी कौम का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, उन सपनों को फिर से बड़ा करना पड़ेगा। हम एमएलए एमपी सांसद नहीं बनकर करके सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, महाराजा सूरजमल, भगत सिंह के सपनों को पूरा करने वाले और उस प्रयासों पे आप सब लोग हैं। ऐसे बहुत सारे डाटा समाज सेवी आज समाज में तैयार हो गए हैं, को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील करना चाहूंगा, प्रोटोकॉल से दूर हट करके उन सामाजिक आंदोलन तैयार करें, सामाजिक मूवमेंट तैयार करें, और पूरी दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर दे कि दुनिया के 7 समंदर पार भी आपके बेटों को मदद मिलने लग रही है। जाट संसद के लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हर गांव देहात में, उस मेट्रो शहरों में भी आपके बेटे बेटियों की मदद होने लग रही है। पिछले दिनों जब हमने चंडीगढ़ का कार्यक्रम किया, एक जाट भवन रोहतक में हमारा कार्यक्रम था, 250-300 लोग वहाँ बैठे थे, प्रोग्राम चल रहा था। एक व्यक्ति आकर के हमारे ऊपर, भाई साहब आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इधर उधर की बात करने लगा, विरोध करने लगा।
एक व्यक्ति दूर में बैठा होकर के आके खड़ा हुआ कि जी मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैंने माइक अपना रोक के उसको हाथ में दे दिया। मैंने उससे बोला जी आप क्या बोल। उसने कहा कि पलसानिया जी आपसे पहली बार मिला हूँ, फ़ोन पे आपसे बात हुई है। मेरी 6 महीने पहले मैंने आपको फ़ोन किया था कि ऑस्ट्रेलिया में मेरी बेटी का MBBS के लिए एडमिशन करवा दो। मेरी बेटी ने 35 लाख रुपए की फीस भर चुकी थी। जब उस भाई का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में मेरे भाइयों को फ़ोन किया, संवाद किया, आगे मुहिम को बढ़ाया। जो एडमिशन 35 लाख रुपए एक बेटी का हो रहा था, जब मैंने वहाँ जांच पड़ताल करी, एक बेटी का एक नहीं साथियों मात्र 17 लाख रुपए फीस थी। आपके भाई को 35 लाख रुपए में लूटिया जा रहा था। और जब मैंने प्रयास किया, उस मुहिम को आगे बढ़ाया, जो बाप एक बेटी को MBBS ऑस्ट्रेलिया से कराना चाहता, उस बाप ने 35 लाख में 2 बेटियों को MBBS कराया। अगर ये जाट संसद नहीं होती तो किस रूप में काम होते। साथियों, मैं तो एक बात और आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में आप घूमते हो, पढ़े लिखे मोजिज और जिम्मेदार लोग व्यक्ति हो। इस दुनिया में राजनीतिक व्यवस्थाएं कभी किसी समाज का और कभी किसी व्यक्ति का भला नहीं कर सकती। राजनीति हमेशा समाज को तोड़ती है, 36 कौम के भाईचारे को खराब करती है। आप लोगों को भाईचारे को मजबूत करना है, सबसे पहले अपने परिवारों में एजुकेशन लानी पड़ेगी। जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस देश में एजुकेशन चली गई, एजुकेशन पूरी दुनिया को, बाउंड्रियों को ध्वस्त करती है। वो उस नई शिक्षा की क्रांति के दम पे आपको आधुनिक युग में ला करके खड़ा कर देती है। और जिस दिन आपके परिवार में एजुकेशन आ जाएगी, उसके 10 साल बाद आपके परिवार में बिजनेस और व्यापार आएगा। जिस दिन आपके परिवार में बिजनेस और व्यापार आ गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके बेटे बेटियों के नेतृत्व कोई नकार सकते हैं। आप उस बिजनेस और व्यापार की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप अपने बेटे और बेटियों को जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए क्यों तैयार करते हो? आप अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ, स्किल की शिक्षा दो, आधुनिक शिक्षा दो, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में जाकर के आपके बेटे उस पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके, उस ओर ले जाने का प्रयास करें। और साथियों, पिछले दिनों देखा होगा, देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, पूरी दुनिया को अपने बेटे की शादी में डांस करवा दिया। साथियों, मुकेश अंबानी में खुशबू नहीं आती कि देश का प्रधानमंत्री उसकी घर की दहलीज पे नतमस्तक करे। अगर खुशबू आती है तो उनको पता है पूरी दुनिया को कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में, जियो में और उसके घर में, उसके बैंकों में पूरी दुनिया की दौलत भरी पड़ी है। उस दौलत के दम पे उसने पूरी दुनिया नचा दी। जिस दिन जाट के बेटे के पास बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन आ जाएंगे, आपके बेटे बेटी भी पूरी दुनिया को नचा सकते हैं, पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हम किस रूप में जा रहे हैं, किस रूप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, एक उदाहरण देकर के मेरी बात समाप्त करता हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, मैं जयपुर में बैठा था। एक जैन समाज का मेरा भाई है, CA था, उसके पास बैठा था। उसने मुझसे कहा, घंटे 2 घंटे उसके पास बैठने के बाद चर्चा हुई। उसने कहा, जी भाई साहब, मेरे साथ मेरी समाज का एक कार्यक्रम है, वहाँ चलना पड़ेगा। मैं चला गया। साथियों, आप सुनना किस रूप में आपके बिरादरी को सामाजिक काम की जरूरत है। उस जैन समाज के भाई के साथ उनकी समाज में कार्यक्रम में चला गया। ऐसा हॉल था, 400-500 बच्चों को उन्होंने बुला रखा था, जो 10th, 12th, 11th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। 4 कोर्सेज को उन्होंने बुला रखा था। एक मोटिवेशनल स्पीकर दिल्ली से आया हुआ था, 1.5 लाख रुपए पर डे के वो लेता था। उसने उन बच्चों को मोटिवेशन 15 मिनट में, सबसे पहले उसने शुरुआत करी अपने जैन समाज से कि जैन समाज का इतिहास है, हमारे महापुरुष हैं, ये है वो है। अगले 15 मिनट ने अपने बिजनेस और व्यापार की। उनका जी हमारा मूल पेशा बिजनेस है, व्यापार है। अगले 15 मिनट उस भाई ने कहा कि हमें किस रूप में काम करना चाहिए, किस रूप में व्यापार करना चाहिए। फिर 15 मिनट बाद में उसने जैन समाज के इतिहास की बात करी। मैंने उनसे पूछा, जी ये कार्यक्रम आप कितने सालों से करें? उन्होंने कहा, जी 20-25 सालों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर बार आज इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में जिन बच्चों ने अटेंड किया, अगली सेमिनार में ये बच्चे नहीं कोई दूसरे होंगे। जो लोग अपने इतिहास की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, व्यापार किस रूप में चर्चा करते हो, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, एक भी जाटों की कोई ऐसी सेमिनार आपने देखी जो आपके बच्चों को ये शिक्षा दी अपनी समाज की, बिजनेस की? अपन तो अगर अभी पता चल जाए कि हिसार के टोल पे मैयड़ में धरना शुरू हो गया, मेरे भाई मोटरसाइकिल उठा करके 2 मिनट में धरने पे बैठ जाएंगे। और जाटों को पता चल जाए कि हिसार के JJ यूनिवर्सिटी में जाट संसद होने वाली है, कोई भाई आएगा नहीं। साथियों, फर्क देख लो, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारी बेटी के, अभी तो आपने पिछले दिनों देखा, विरोध करो लेकिन दिल खोल करके करो, लेकिन अपने भविष्य की तरफ देख करके करो। साथियों, जो लोग
इन सामाजिक आंदोलनों को, सामाजिक क्रांतियों को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, उन कमज़ोरों को भी, उन लोगों को भी जवाब दो। लेकिन साथियों, सबसे पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ। वो आपका भविष्य है, आपकी समाज की शान है, आपकी बिरादरी की रहनुमाई करेंगे। आपके बिरादरी के भविष्य को किस रूप में मजबूत कर सकते हो। लेकिन साथियों, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर काम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस चीज़ का मैंने कोशिश करी कि कुछ कुछ पहलुओं से आपको अवगत कराऊं। भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं और अच्छा दे सकता हूं, और बहुत सी उदाहरण, बहुत सी बातें बता सकता हूं। लेकिन साथियों, आप सब लोग सुबह से आए हो, भूखा जाट काम का नहीं है, भूख लग चुकी है, बहुत देर से लोग परेशान हैं। साथियों, मैं तो इतना ही कहता हूं कि जब भी पूरी देश और दुनिया में आपका बेटा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर पे या किसी और बैनर पे काम करे, इसी पगड़ी की इज्जत को कभी कम नहीं होने देगा। और जब भी हरियाणा की जाट सरदारी, पूरी दुनिया की जाट सरदारी इस पलसानिया को और जाट संसद के किसी साथी को भी रात के 12 बजे याद करेगी, आपके बेटे, आपके भाई आपके बीच में आकर के आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और साथियों, मैं एक एक नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन 2-4 लोग हैं। एक इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी संस्था है जो आपके कौम के महापुरुष को सम्मान देने का प्रयास करती है। जीवन करके एक संस्था है, वो जीवन संस्था में हमारी बिरादरी के बहुत से लोग जो यहाँ अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, जो स्टाफ है, वो जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से उस संस्था को, उस संस्था के फाउंडरों को और उस संस्था के जितने भी लोग हैं, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि जब मैं यहाँ आया और मुझे पता चला कि इस तरीके का काम हो रहा है, साथियों, मेरा दिल गदगद हो गया कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे और भाई वैसा प्रयास करें। हर वर्ष छोटू राम जी की जयंती और पुण्यतिथि वो लोग इसी सभागार में मनाते हैं। आप सब जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। और आपसे निवेदन करता हूं, आज के बाद में जो भी भाई जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस जिले में रहते हो, जब भी किसी जाट महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि आए, चाहे आप अकेले रहना, अपने बेटे बेटी, अपने पति, अपने भाई, अपने दादा को, 5 लोगों को इकट्ठे करके उस महापुरुष की तस्वीर लगा के उस पर पुष्प अर्पित करने का काम जरूर करना। आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि आपने किस पे फूल चढ़ाए, आपको बताना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति पे हमने फूल चढ़ाए, इसने जाट बिरादरी के लिए, 36 कौम के लिए ये काम किया है। और ये जयंती और पुण्यतिथियाँ आने वाले भविष्य में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, मील का पत्थर बन सकती है। और दूसरे जो मेरे सहयोगी है, साथियों, ये जो शानदार नायाब गुलदस्ता आपके बीच में सज रहा है, भाई भवानी सिंह किरमारा, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि मेरे पास है। भवानी सिंह किरमारा ऐसा मेरा भाई, साथियों, मैंने 15 साल में व्यक्तिगत जीवन में बहुत दोस्त कमाए, बहुत रिश्ते कमाए, बहुत से भाई कमाए, लेकिन साथियों, मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिनको मुझे ऐसे ऐसे भाई मिले। एक भाई मेरे नवीन भाई, जो मैं कहता हूँ खड़े हो, एक मनु चौधरी, अंकित बालियान, सोनिया देश, तमाम ऐसे लोग हैं जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, मेरे इस सफ़र के साथी हैं, जो दिन रात मेरे अपना काम, अपना धंधा, परिवार छोड़ करके मेरे को मजबूती देने का प्रयास करते हैं, इस बिरादरी के सुख दुख की चिंता करते हैं। और साथियों, जो एक शानदार प्रोग्राम किया, मैं ओपी सांगवान जिसको भी आमंत्रित करूँ, वो भी मंच पे, डॉक्टर वीरेंद्र सियाग जी, मैं नाम तो सबके जानता हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। डॉक्टर साहब एक बार जरूर पधारिए। साथियों, ये पूरी संस्था अकेले डॉक्टर विजेंद्र सियाग और डॉक्टर ओपी सांगवान नहीं है, इनके पीछे ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जो बिना मान के, बिना सम्मान के, बिना पद के, बिना प्रोटोकॉल के, बिना मूवमेंटों के, बिना पगड़ी के इन साथियों में अपना नेतृत्व देखते हैं। और साथियों, मैं सौभाग्यशाली लोग हूँ, ऐसे बड़े भाइयों का मुझे आशीर्वाद मिला, ऐसे बड़े भाइयों का सहयोग मिला। तमाम हरियाणा के जितने भाइयों ने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया, साथियों, इनकी बिना मेहनत के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, साथियों, जो पिछले 3 दिनों में हमारे साथ जो घटनाक्रम हुआ, साथियों, जिस रूप से हमें कमज़ोर समझा जाता है, जिस रूप में हमें मुलायम समझा जाता है, हम हर रूप में काम करने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों ने हमें परेशान किया पिछले 3 दिनों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले वक्त में ईंट का जवाब पत्थर से देने का कर्म करेंगे। अगर किसी भाई ने
हमारे इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ आंख उठा करके देखने का प्रयास किया, ये आपका बेटा, आपका भाई और ये पूरी सामाजिक लोग, जाट समाज के लोग इस विश्वविद्यालय के गेट पे खड़े मिलेंगे। इस मुगालते में न रहे कि इन बेटे, इन भाइयों को कोई परेशान कर देगा। अगर बिरादरी का कार्यक्रम होगा 25 सितंबर को भी यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। हम सामाजिक समरसता के लोग हैं, सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने वाले लोग हैं, 36 कौम के भाईचारे की बात करते हैं। जितना से बैठ के घर से ही कमेंट करने वाले, उनमें कमजोरी है, कहीं ज्यादा पूछ हमारी भी है। हमारे भाई उस बात के लिए हमेशा अवगत रहते हैं। 36 कौम की बात करें, 36 कौम के भाईचारे की बात करें, जाट संसद का कोई भी अधिवेशन देख लेना, हमेशा 36 कौम के भाईचारे की बात होती है। एक मेरा भाई और यहाँ बैठा है, मैं उसका नाम करता हूँ, उससे निवेदन करता हूँ, मेरे बड़े भाई संदीप यादव जी यहाँ पधारे। साथियों, एक मांगे राम जी त्यागी, ये संदीप जी यादव हैं। हिसार की इस जाट संसद का जितना भी कवरेज, जितना भी सिस्टम और जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम चीजें यादव समाज का, राव समाज का बेटा है। लेकिन जाट समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला करके जब से मैं हिसार में आया, दिन में 3-3 बार फोन करता है कि पलसानिया जी खाना खाया या नहीं खाया, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है या नहीं है, इस जीवन में मिल जाए, इससे बड़ा कोई आभूषण, इससे बड़ी कोई दौलत हो नहीं सकती। और साथियों, एक मेरे बड़े भाई मदन सिंह जी फंडन, ये ऐसे व्यक्ति हैं, जयपुर से आते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। साथियों, ऐसे भाइयों का लाड और प्यार स्नेह मिलता है तब जाकर के ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक एक का नाम लूँगा, बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और एक बहुत बड़े कवि इस प्रोग्राम में है, रोहतास लाठर जी। साथियों, ऐसे भाई हैं, जाट संसद के सम्मेलन में जाते हैं, एक बार इनकी कविता जरूर सुनना। जाट समाज के इतिहास में, जाट महापुरुषों के सम्मान पे रोहतास जी ने मुझे 20 बार पर्ची दे दी कि भाई साहब मेरा काम कब कराओगे, लेकिन मैं जानबूझ के आज इनकी कविता लास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ कि साथियों, कुमार विश्वास ने अपने आप को इस मार्केट में बेच दिया। एक बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा राइटर है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कुमार विश्वास को। उसने अपने आप को मार्केट में बेच दिया, 18-18, 20-20 लाख रुपए एक दिन का लेता है। यहाँ 2 कवि हैं, कुलदीप ललकार जी आइए, 2 कवि ऐसे हैं। कुलदीप ललकार जी ने कुमार विश्वास के साथ में 250 प्रोग्राम कर चुके हैं। कितने? लेकिन कोई जानते हैं कुलदीप ललकार कौन है? जाट का बेटा। कुमार विश्वास को सब जानते होंगे। कुलदीप ललकार ने अपने आप को इस मार्केट में बेच नहीं पाए, इसलिए देहात में बैठे रह गए। लेकिन साथियों, आपसे निवेदन है, अपने कलाकारों को पहचानो। एक ये सुमित पात्रा मेरे भाई छोटे, ऐसे कलाकार आपकी कौम में है, इनको मार्केट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। सोशल मीडिया पे उनको प्यार दो साथियों, ये आगे जाकर के आपकी बिरादरी का नेतृत्व करेंगे। और कवि रोहतास लाठर जी की कविता सुन करके, प्रोग्राम के बाद में खाना खा करके, एक दूसरे से गले लग के इस बात का संकल्प लेकर के जाना कि जब भी अगली बार जाट संसद का निमंत्रण आए, सारे लोग 2-2, 5-5, 10-10 लेकर के वहाँ पहुँचोगे, अपने कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाओगे। और जब भी कोई जाट संसद होती है, हमेशा उस कार्यक्रम में कुछ हम प्रस्ताव लेते हैं, कुछ मांग पत्र प्रदेश और केंद्र की सरकार के सामने रखते हैं। कई बात बकवास और लिखी बात इतिहास हो जाती है। साथियों, ये जो पत्र मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएगा, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ के होम मिनिस्टर, तमाम अफसरों के पास जाएगा। और वो मांग पत्र मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। तमाम इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनकी सहमति चाहते हुए आज दिनांक 1 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हिसार के अधिवेशन में सर्वसम्मति से जाट सरदारी ने प्रदेश और केंद्र व सभी राजनीतिक पार्टियों से निम्नलिखित मांगे की है। दीन बंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तैयार है साथियों? आज के बाद में जाट समाज का दुनिया के किसी भी कोने में कार्यक्रम हो, पहली मांग ये होनी चाहिए कि दीन बंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप अपने अपने इलाकों में एसडीएम को, कलेक्टर को, डीएसपी को एक दिन की तारीख तय करके सब ज्ञापन दोगे? अभी हरियाणा प्रदेश में चुनाव है साथियों, हमारी बिरादरी की यहाँ क्या हैसियत है?
23% के आसपास जाट समाज के लोग हैं, 4 से 5% के आसपास जट सिख भाई हैं और 1.5 से 2% विश्नोई भाई हैं जो जाट समाज से निकले लोग हैं। इनकी टोटल संख्या 30 के आसपास हो जाती होती है ना। जितनी संख्या बल उतनी भागीदारी और उतना नेतृत्व हमारा होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि जाट समाज की हर पार्टी, चाहे वो कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो, जाट समाज की हर पार्टी 35-35 लोगों को टिकट देनी चाहिए, जिससे हमारा राजनीतिक नेतृत्व मजबूत हो। दूसरी डिमांड है, सभी राजनीतिक पार्टियां जाट समाज के प्रदेश व देश में ओबीसी आरक्षण दिए जाने के अपने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा, उस घोषणा पत्र में शामिल करें कि जाट समाज को अगली बार जिस भी पार्टी की सरकार बने ओबीसी में आरक्षण प्रदेश में भी दे और केंद्र में भी देना चाहिए। चौथी डिमांड है, देश के नए संसद भवन में महाराजा सूरजमल की एक विशाल प्रतिमा लगनी चाहिए। साथियों, जोरदार हाथ ताली बजा करके हाथ खड़े करके समर्थन करें। पांचवी डिमांड है, जाट महापुरुषों के इतिहास को सीबीएसई, एनसीईआरटी, प्रदेश और केंद्रीय पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। जोरदार हाथ उठा करके समर्थन करें। छठी मांग है, यहाँ एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है साथियों, हमारे कौम के युवा साथी बड़े पीड़ित हैं। 2015 में जब जाट रिजर्वेशन मिल चुका था इस सेंट्रल में जाटों को 6 महीनों के लिए मिला, उस 6 महीनों में जितने भी परीक्षाएं हुई उसमें जाट समाज के युवाओं का सिलेक्शन हुआ और वो युवा साथी सिलेक्ट हो गए और उनको नियुक्ति नहीं दी गई। 6 महीने आरक्षण हुआ तो वो हमारा हकदार है 6 महीनों का। साथियों, हरियाणा प्रदेश में जाट, विश्नोई रोड, त्यागी, जट सिख, मुल्ला जाट को एसबीसी कोटे में 08/2015 कैटेगरी के अंतर्गत कोर्ट केस वाले याचिकाकर्ताओं को सभी विभागों में लंबित ज्वाइनिंग कराने का प्रयास जो आने वाली सरकार है वो करनी चाहिए। और 7वीं और अंतिम डिमांड है साथियों, जाट आरक्षण के दौरान जितने भी जाट भाइयों पे जो मुकदमे दर्ज है तत्काल प्रभाव से प्रदेश और केंद्र की सरकार को वापस लेने चाहिए। और साथियों, ये थी हमारी डिमांडें और अब कुछ प्रस्ताव भी हैं। जो प्रस्ताव हम लेंगे, हर जितना भी बंदे जो युवा साथी यहाँ बैठे यहाँ से जा चुके हैं, सब एक दूसरे को फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस संवाद की, प्रस्तावों की जरूर चर्चा करना। आज दिनांक 1 सितंबर 2024 रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हिसार के अधिवेशन में सर्वसम्मति से जाट सरदारी जाट समुदाय हित में निम्नलिखित प्रस्ताव लेती है। पहला, जाट समाज के नौजवान युवाओं को जाट इतिहास पढ़ने, जाट महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। करोगे साथियों? दूसरा है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन के साथ साथ उच्च शिक्षा, वो भी स्वयं के व्यापार के लिए प्रेरित करोगे साथियों? यार जोरदार ताली, हाथ खड़े कर दो, ये तो आपके हक की बात है। तीसरा है साथियों, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। साथियों, हम नशा मुक्त समाज की बात करते हैं लेकिन शाम को जाकर के खुद ही पैक लगाते हैं, होता है ऐसा? साथियों, निवेदन है, इस बार माफ करते, अगली बार संकल्प लेकर के आना और इस पे काम करने का प्रयास करना। नशा मुक्त जाट समाज के लिए नशा मुक्त अभियान चला करके युवाओं को जागरूकता पैदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? 36 बिरादरियों के साथ सामाजिक भाईचारे के लिए युवाओं को प्रेरित करना व किसी भी अन्य समाज पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार हम किसी को नहीं है और नहीं करोगे। साथियों, हम सबको निवेदन है, हमारी ड्यूटियां हैं 36 कौम के भाईचारों पैदा करने के लिए, उनके दिल को जीतने का काम करो, उनके विश्वास को पैदा करने करो। आगे के 2 प्रस्ताव में बात बताऊंगा, एक उदाहरण आपके बीच में बताता हूं। 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। 62 देशों के जाट आए
कार्यक्रम संपन्न हो गया। शाम को 6 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया राजस्थान से। आप सोचना, राजस्थान में जाट और राजपूत का 36 नहीं 72 का आंकड़ा है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन राजपूत समाज का सबसे बड़ा संगठन है राजपूत सभा भवन। उसका अध्यक्ष थे गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी। उन्होंने फ़ोन किया कि पलसानिया जी, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बज चुके हैं, आपके कार्यक्रम को पूरा लाइव देखा है। और मैंने अकेले नहीं, राजपूत समाज की तमाम नेताओं ने, क्यों लोग हमारी जो कार्यकारिणी सारे LED स्क्रीन पे आपके कार्यक्रम को देख रहे थे और इस बात की टकटकी लगा करके बैठे थे, कौन सा जाट का बेटा खड़ा होकर के राजपूतों को माँ बहन की गालियां देगा। शाम की संध्या हो चुकी, एक भी जाट के बेटे ने हमारा नाम तक नहीं लिया। मैंने कहा, भाई साहब, हम सामाजिक समरसता के लोग हैं। मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरी समाज ने वो शिक्षा दी है कि हम 36 कौम की रहनुमाई करें, 36 कौम में समरसता की विश्वास पैदा करें। भाई साहब, हम विज्ञान भवन में 62 देशों के जाटों को आपको गाली देने के लिए नहीं बुलाए, हमारे सुख दुख की बात करने के लिए, हमारे हक अधिकार की बात करने के लिए, हमारे बच्चों को हम किस रूप में लेकर के जाएं, इस बात करने के लिए इकट्ठा होते। उस मेरे भाई ने कहा, आज वो दुनिया छोड़ करके कोरोना में जा चुके हैं, कि पलसानिया जी, आपसे एक उम्मीद जुगी है, इस विश्वास की डोर को कायम रखना और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहना। जब उनका फोन कटा 2020 में, उसी दिन एक फोन फिर मेरे पास में आया राजस्थान से ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा का, कि पलसानिया जी, दिल कर रहा है, जयपुर में हूँ, सीने से लगा करके आपकी बाहें भरने का मन करता है मुझे। भाई साहब, क्या हो गया? पूरा कार्यक्रम देखा भाई, आज तो दिल गदगद हो गया। क्या उस समरसता के सिपाही हो, उस सामाजिक अभियान के रहनुमा हो कि 36 कौम की रहनुमाई बात करते हो। आपने 36 कौम की उस नज़ीर को लंबी कर दिया कि आपने किसी में बीच में भी द्वेष भावना की बात नहीं करी। साथियों, यह पलसानिया की नहीं, हर जाट के बेटे की ड्यूटी है कि दुनिया में कहीं भी जाए 36 कौम की रहनुमाई करे, 36 कौम के भाईचारे की बात करे, 36 कौम के नेतृत्व की बात करे। 5वां था साथियों, उच्च पदों पर बैठे जाट के बेटों व अधिकारी। साथियों, थोड़ा सा यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, अदरवाइज नहीं ले, बहुत से लोग समाज और बिरादरी के भाइयों की मदद करते हैं। कुछ लोग हैं जो पद के घमंड में चूर रहते हैं, उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उच्च पदों पर बैठे जाट नेताओं और जाट अधिकारियों निस्वार्थ रूप से समाज के बेटे बेटियों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। और काफ़ी अच्छी पहल हो रही है, जो कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरुआत कर लेना भाइयों। साथियों, छठा है, अंतरजातीय विवाह बंद होना चाहिए। साथियों, जिस बिरादरी में आप पैदा हुए हो, उस बिरादरी की सभ्यता संस्कृति आपसे जुड़ी है। आपका DNA, आपका समाज आपसे एक उम्मीद लेकर के आता है कि हमारे बेटे बेटियां आजकल पढ़ करके लंदन अमेरिका में जा करके, यहाँ पर भी बहुत से बेटे बेटियां पढ़ लिख करके इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। साथियों, मेरा निवेदन है, इस बिरादरी नहीं, चौधरी दीन बंधु रहबरी आजम सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह चौधरी देवीलाल, वो भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अपनी समाज में होनहार बेटे बहुत से हैं, उनसे विवाह करें। और बाकी के समाज के भाई हैं, उनसे भी निवेदन है, अपनी अपनी बिरादरी का कुनबा बढ़ाए, अपनी अपनी बिरादरी के लोगों को अप्रिशिएट करे। बेटा हो या बेटी हो, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और लास्ट है साथियों, इस बात के लिए मुझे बहुत पीड़ित होती है, बहुत से लोग मेरे से खिन्न भी रहते हैं, नाराज़ भी रहते हैं, और मैं उनसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूँ, दुनिया बदल चुकी है, आधुनिक युग आ चुका है। आपको समझना पड़ेगा, जो लोग क्षेत्रवाद की बात करते हैं, जो गोत्रवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद और गोत्रवाद से बाहर निकल करके पूरी दुनिया के जाट की बात करो, विश्व जाट एकता की बात करो। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जाट को आप बांट नहीं सकते। ये आधुनिक युग आ चुका है। अगर इस आधुनिक युग में आप अपनी बिरादरी के मंच को, अपनी बिरादरी के सामाजिक ताने बाने को मजबूत नहीं करोगे, इन क्षेत्रवादों में, गोत्रवादों में बढ़ करके रह जाओगे, आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। वो भी उम्मीद लगा के बैठी है कि जिस तरीके से इस मंच के माध्यम से दीन बंधु रहबरी आजम छोटू राम, सूरजमल चौधरी, चरण सिंह का नाम लेते हैं, नाज नहीं घमंड होता है कि हमारी बिरादरी में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। एक ना एक दिन हम सब लोगों को भी ये दुनिया छोड़ करके जानी पड़ेगी। हमारे जो छोटे छोटे बेटे बेटियां, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी आपसे उम्मीद करती है कि उन महापुरुषों की तरह आप भी इस बिरादरी के लिए कुछ अच्छे काम करो,
जिससे आने वाली पीढ़ियां आप पर नाच करे, घमंड करे, आपकी सामाजिक भाईचारे को मजबूत करे। और साथ ही तमाम प्रस्ताव जाट समाज के सामने थे, जो मांग पत्र हैं, तमाम प्रदेश और देश की सरकारों को हम फॉरवर्ड कर देंगे, कहीं जाकर के व्यक्तिगत मिलेंगे। और साथियों, जब भी दुनिया में किसी भी जाट के बेटे को कोई दुख दर्द तकलीफ हो, एक आवाज़ में उसकी मदद करने का प्रयास करो। जिस तरीके से आप सामाजिक समरसता के पुजारी हो, सामाजिक समरसता की रहनुमाई करने वाले लोग हो, आपकी कुछ ड्यूटियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बहुत से लोग आज मेरे से, भवानी भाई से, नवीन भाई से नाराज़ होंगे। वो इस बात के लिए होंगे कि जाट 3-4 चीज़ों की हमें बहुत हर कार्यक्रम में तकलीफ होती है। जिसको मंच नहीं मिलता, जिसको माला नहीं मिलती, जिसको पगड़ी नहीं मिलती, जिसको भाषण नहीं होता, वो घर में जाकर के कहते हैं जी प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उन्होंने हमारी ये बात नहीं रखी। साथियों, एक प्रोग्राम होता है, उसकी गरिमा होती है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्ताओं की बात रखी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात रखें, समाज की बात करें, लेकिन मजबूरी होती है। आपके सामने आप खुद देख सकते हैं समय क्या है, बड़ी स्पीड से चलता है। उन मजबूरियों की वजह, उन कुछ कारणों की वजह से जो कुछ भाई छूट गए हैं, उन भाइयों को अगली बार मौका देने का प्रयास करेंगे। कुछ भाई किसी वजह से नाराज़ नहीं हो, जिन व्यक्ति को कभी हम जानते नहीं, कभी मिला ही नहीं, एक बार उनसे निवेदन है, जिन लोगों ने पर्चियाँ दी, जिन लोगों ने अपना नाम लिखाने का प्रयास का, एक बार हमसे मिलना, बैठ करके अपने काम के बारे में बताना, कहाँ आप क्या कर, हमें पता ही नहीं है। लोग आकर के दे देते हैं पर्ची, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनका भी नंबर आ जाए। लेकिन उन मजबूरियों को, इस मंच की गरिमा को, और जितने भी सभागार में, इस विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी हैं, उनकी इज्जत रखी आप सब लोगों ने, उनका सम्मान बढ़ाया, और चुनाव आदर्श आचार संहिता का आप सब लोगों ने पालन किया। और साथियों, 15 दिन पहले तमाम दुनिया की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण दे चुके थे, बड़े बड़े एमएलए एमपी मंत्रियों को, और 3 दिनों में जितना उनको बुलाने में हमें तकलीफ नहीं थी, उससे ज़्यादा उनको मना करने में तकलीफ। इस बात के लिए आचार संहिता लगी। यहाँ के वीसी जो है, उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन जारी किए, कोई भी राजनेता अगर आपके मंच पर आया तो आगे से हम आपको जाट समाज को कभी परमिशन नहीं देंगे। आप बधाई के पात्र हो कि आपकी बिरादरी के नेतृत्व करने वाले लोग इस कार्यक्रम में इस बात को सुनकर के उन्होंने कहा कि हमारी बिरादरी की इज्जत पहले है, हमारे अधिकारी, हमारे प्रोफेसर, हमारे समाज के लोग पहले हैं। बड़ी मेहनत करके वो नौकरी पाते हैं, उनकी इज्जत पे, उनके मान पे, उनकी नौकरी पे किसी प्रकार की चोट नहीं करने देंगे। और इस भाषण को, इस प्रोग्राम की पूरी डीवीडी हमें डीसी साहब को भी सबमिट करनी है, वीसी साहब को भी सबमिट करनी है। हो सकता है इस भाषण को वो लोग भी सुने और कहीं इधर उधर की बातों को जोड़ने का प्रयास करें। तो इस मंच से, इस भाषण के माध्यम से, चाहे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक समरसता की बात हुई है, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। हमारे किसी भी भाई को अगर किसी बात के लिए भी अगर परेशान किया तो जाट समाज की आदत से, उसके डीएनए से सारे लोग वाकिफ है। जो लोग इस भाषण को सुनेंगे वो भी वाकिफ हो जाना, किसी भाई को तकलीफ देने का प्रयास नहीं करना। आप लोगों ने हमारी इज्जत बख्शी, हमें सम्मान दिया। भाई राष्ट्र कवि रोहतास लाठर जी का कविता सुनकर के आपको जरूर जाना है। आप कविता सुनोगे, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया, विश्वास पैदा किया। मैं तो इतना ही कहता हूँ, भाई साहब उठो मत, तो भाई साहब लोकेंद्र जी प्लीज, कोई नहीं उठेगा। साथियों, मैं एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी दुनिया के किसी भी कोने में परेशानियाँ की और जाट संसद के किसी भी साथी को कभी भी जरूरत महसूस हो, रात के 12 बजे भी याद करना। आपके बेटे, आपके भाई रात के 12 बजे भी अग्रिम पंक्ति में आपका सम्मान बढ़ाने का काम करें।